तो चलिए अब बात करते हैं सरेनी सीट के इतिहास की। वैसे तो ये सीट शुरुआती दौर में कांग्रेस का किला थी। बीच के कुछ चुनाव में भाजपा यहां पर हावी हुई, लेकिन 2002 के बाद से सपा की धमक यहां सुनाई देने लगी। अवध की इस सीट का इतिहास बताने के लिए हम आपको एक बार फिर से लखनऊ मेट्रो के आसमानी नजारे की तरफ ले चलते हैं, जहां से आपको इस सीट का पूरा लेखा जोखा मिलेगा। तो ये है लखनऊ मेट्रो का वो आसमानी नजारा, जहां से आपको रायबरेली की सरेनी सीट का इतिहास पता चल रहा है। इतिहास पर अगर हम जाएं तो रायबरेली की सरेनी सीट का सिंहासन 2007 में आखिरी बार कांग्रेस के कब्जे में रहा। उसके बाद सियासत पलटी और प्रदेश में सपा की लहर चली, तो ये सीट भी देवेंद्र प्रताप सिंह के सहारे अखिलेश के पास गई। और 2017 में जब भाजपा की लहर चली तो धीरेन्द्र बहादुर सिंह को उम्मीद बनाकर भाजपा ने इस सीट पर अपना कब्जा कर लिया। तो 2007, 2012, 2017 में यहां पर फैक्टर्स बदले। अब आते हैं सरेनी सीट के बड़े नेताओं पर। हम आपको वो चेहरे दिखाने वाले हैं जिनके दम पर क्षेत्र में सियासी दलों की ताकत बढ़ती है। यही वो चेहरे हैं जो चुनाव में अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करते हैं। क्षत्रिय बाहुल्य इस इलाके में जाहिर है कि क्षत्रिय नेताओं की ही पहचान होगी। तो अब चेहरे भी देखिए, ये वो चेहरे हैं जो आने वाले चुनाव में सिंहासन की लड़ाई में अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करते हैं। हम आपको लखनऊ के अंबेडकर पार्क से अवध क्षेत्र की राजनीति का हाल सीट दर सीट समझा रहे हैं। और आपकी स्क्रीन पर जो भव्य नजारा है, इसी नजारे पर दिख रहे हैं रायबरेली की सरेनी विधानसभा सीट के राजनीति के बड़े चेहरे। सबसे पहले नाम आता है कांग्रेस के अशोक कुमार सिंह का, दूसरे नंबर पर हैं भाजपा के धीरेन्द्र बहादुर सिंह और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के देवेंद्र प्रताप सिंह। तो सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के अशोक कुमार सिंह की, जिनका अनुभव बहुत लंबा है। उनकी राजनीतिक मजबूती समझाने के लिए एक बार फिर से हम आपको लखनऊ के अंबेडकर पार्क के उसी भव्य नजारे पर लेकर चल रहे हैं, जहां से पता चलेगा कि अशोक कुमार सिंह कितने मजबूत हैं और उनकी सियासत कितने आसमान पर है। अशोक कुमार सिंह 2 बार विधायक रहे। पहली बार 1996 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने और दूसरी बार 2007 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता। 2017 के चुनाव में इन्हें 42,000 से ऊपर वोट मिले थे। तो रायबरेली की सरेनी सीट पर कांग्रेस के नेता तो दिग्गज है, साथ ही दूसरे दलों के भी कुछ नेता बड़ा कद रखते हैं। इनमें से एक नाम है भाजपा के धीरेन्द्र बहादुर सिंह। उनकी राजनीतिक मजबूती समझाने के लिए एक बार फिर से आपको लखनऊ के अंबेडकर पार्क के उसी भव्य नजारे पर ले चलते हैं, जहां से पता चलेगा कि धीरेन्द्र बहादुर सिंह कितने मजबूत हैं। तो मजबूती की बात करते हैं। धीरेन्द्र बहादुर सिंह भाजपा के मौजूदा विधायक हैं। कई नेताओं के बावजूद 2017 में आला कमान ने इन पर भरोसा जताया। क्षत्रिय, ब्राह्मण और दलित वोटर्स में इनकी अच्छी पैठ मानी जाती है, यानी कि जातीय समीकरण अच्छे से साध रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के अलावा एक और चेहरा सरेनी की राजनीति में मजबूत है और वो चेहरा है सपा के देवेंद्र प्रताप का। उनकी मजबूती समझने के लिए एक बार फिर से हम आपको लेकर चलते हैं लखनऊ के अंबेडकर पार्क के उसी भव्य नजारे पर, जहां से पता चलेगा कि देवेंद्र प्रताप सिंह कितने मजबूत हैं। तो अब देवेंद्र प्रताप की बात करते हैं। क्षेत्र में सपा के बड़े नेता के तौर पर पहचान है। 2 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। क्षत्रिय के साथ साथ ओबीसी वर्ग में इनकी बहुत अच्छी पकड़। तो भाजपा कांग्रेस के साथ ही साथ देवेंद्र प्रताप सिंह सपा के। हम आपको इस सीट के मुद्दे भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले चेहरों की राजनीति समझते हैं और हमारे साथ अवध क्षेत्र के जानकार रतन मणि लाल जी जुड़ गए हैं। सर, ये सीट वैसे तो भाजपा के खाते में है, लेकिन ये जो बड़े चेहरे हैं, ये 2022 के समर में क्या फैक्टर्स को बदल भी सकते हैं? यहां पर कुछ फिर से सियासी करवट बदल सकती राजनीति? देखिए, इस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 90 के दशक में 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। मुझे लगता है 1993 और 1996 में। लेकिन उसके बाद से लगातार ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये सीट रही है और पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इसे फिर से हासिल किया। यहाँ पर एक और बात याद रखने वाली ये है कि पिछले 3 चुनावों में, यानी कि 2017, 12 और 2007 में, तीनों चुनावों में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी 2 नंबर की पोजीशन पर रहे हैं। यानी कि
जीतने वाला कैंडिडेट 2017 में भाजपा का रहा हो और उसके पहले सपा के रहे हों, लेकिन दूसरे नंबर पर बसपा ही रही है। और एक टाइम तो ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत नीचे हुआ करती थी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी ने एक अपना स्तर लगातार बनाए रखा है, चाहे उनके कैंडिडेट किसी भी बैकग्राउंड के हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पार्टी की पकड़ यहाँ पे मुझे लगता है जो इलेक्टोरेट है उसके एक हिस्से पर है। और अगर जैसा आप चेहरों की बात कर रहे थे तो स्वाभाविक है कि जितने तीन आपने प्रमुख नाम लिए वो तीनों ही क्षत्रिय समुदाय से हैं और उनका अपनी कम्युनिटी पे एक बड़ा समर्थन है, बड़ी पकड़ है। और चाहे पार्टी कोई भी हो, इसी वर्ग के लोग वहाँ से जीतते आए हैं। तो मुझे लगता है इस बार भी इस वर्ग का प्रभुत्व तो बना ही रहेगा। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ये जीती थी 90 के दशक के बाद से।